सुमन दिल्ली में रहती थी। उसके पापा चाट का ठेला लगाते थे। सुमन भी इस काम में अपने पापा का साथ देती थी। पापा ये लो, सारे गोलगप्पे भी तैयार हो गए और पानी भी बना दिया, बस मीठी चटनी आप बना लो, मैंने हरी चटनी बना दी है। सुमन बिटिया, सारा काम तो तूने ही कर दिया। तू तो मेरी आदत खराब कर रही है बेटी। कुछ दिनों में तू ससुराल चली जाएगी तो तेरे बिना काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तेरी बहुत कमी खलेगी बिटिया। बस रो दिए। सुमन, अब तू ही अपने पापा को संभाल, थोड़ी थोड़ी देर में मन भारी कर लेते हैं। पापा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं भी आपके और माँ के बिना नहीं रह पाऊंगी। पापा नहीं बिटिया, ऐसे नहीं कहते। बेटियों को अपने ससुराल जाना ही होता है। केशव बहुत अच्छा लड़का है, तो ससुराल में बहुत खुश रहेगी। सुमन की शादी सूरत में तय हो गई थी। 1 महीने बाद सुमन की शादी थी, इसीलिए सुमन अपने माता पिता से दूर दूसरे शहर जाते थोड़ा उदास थी। सुमन बड़ी थी और एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और सुमन की शादी का दिन आ गया। सुमन के माता पिता उसे राजी खुशी डोली में विदा करते हैं। शादी के बाद सुमन दिल्ली से सूरत अपनी ससुराल आ जाती है। सुमन का पति केशव एक गैराज में गाड़ियों की मरम्मत करता था। सुमन समझदार थी, उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। बस बहू, मैं और रोटी नहीं लूंगी, केशव को दे दे। बस एक ही रोटी देना, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू कि मैं एक रोटी भूख से बढ़कर खा गई। कहा माँ जी, 2 निवाले की एक रोटी होती है मेरी छोटी छोटी। अब मैं आ गई हूँ ना, तो रोजाना आपको ऐसे ही गरम गरम मेरे हाथ का बना भोजन खाना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारे तो भाग्य खुल गए बहू, जो तुम हमारे घर में बहू बनकर आई। जीती रहो। सुनिए, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है, ये लीजिए, बस मैं 2 मिनट में आई। अब ठीक है, मैं बाहर तब तक मोटरसाइकिल निकालता हूँ। माँ जी, और क्या क्या राशन लाना है? बस यही बहू जो लिखवाया है, बाकी तुम अपने लिए जो चाहो खरीद लेना। ठीक है, मैं थोड़ी देर में लौटती हूँ। सुमन केशव के साथ मोटरसाइकिल पर बाजार चली जाती है। सुमन कहो तो गैराज बाद में चला जाऊंगा, तुम अकेले घर सामान लेकर कैसे जाओगी? अरे आप चिंता मत करो, मैं ऑटो ले लूंगी। केशव सुमन को बाजार में छोड़कर गैराज जाने लगता है। तभी उसकी मोटरसाइकिल के आगे कहीं से एक पत्थर आ जाता है। केशव की मोटरसाइकिल लड़खड़ा जाती है और वो बहुत तेज गिरता है। केशव को काफी चोट आ जाती है। सुमन कुछ ही दूरी पर थी। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? भाई साहब थोड़ी मदद कीजिए। चिंता मत करो बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग सुमन की मदद करते हैं और केशव को बराबर के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर केशव का इलाज करता है। कुछ देर बाद केशव को आराम मिलता है। ज्यादा गंभीर चोटें तो नहीं थी, पर केशव के पैर की हड्डी टूट गई थी। 2 दिन बाद केशव को छुट्टी मिलती है। माँ मैं ठीक हूँ, बस पैर की हड्डी में ही तो फ्रैक्चर है, कुछ महीनों में मैं ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत करो। अरे माँ हो ना बेटा, तू नहीं जानता, जरा सी खरोच भी बच्चे को आ जाए तो माँ का कलेजा निकल जाता है, और फिर तेरे तो इतनी चोट आ गई है। अब तो कुछ दिन के लिए गैराज भी नहीं जा सकता। जाना भी नहीं है, डॉक्टर ने अभी 6 महीने रेस्ट के लिए बोला है। आप चिंता मत करो, पैसों की कोई तंगी नहीं आएगी। मैं कोई काम शुरू कर देती हूँ ताकि घर में थोड़े पैसे आते रहें। तभी सुमन के माता पिता भी दिल्ली से आ जाते हैं। सुमन ने उन्हें फोन पर केशव के एक्सीडेंट की बात बताई थी, जिसे सुनकर वो रह नहीं सके। अब दामाद जी, काम की कोई चिंता मत करो। सुमन ने मेरे से चाट बनाना बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। सुमन बिटिया, तू यहाँ सूरत में दिल्ली वाले गोलगप्पे शुरू कर, वो तो बहुत अच्छे बनाती है। कुछ दिन मैं यहाँ रुक जाता हूँ, जब काम सेट हो जाएगा तब मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ पापा, ये ठीक रहेगा। दिल्ली वाले गोलगप्पे यहाँ बहुत अच्छे चलेंगे। हमारे इधर आसपास किसी ने भी दिल्ली वाले गोलगप्पे का काम नहीं शुरू किया हुआ। केशव बेटा, आप सारी चिंता छोड़ दो, पापा और मैं कुछ दिन अब यहीं रहेंगे। शुक्रिया माँ, शुक्रिया पापा, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। ऐसी बहू और ऐसे समधी सचमुच बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। सुमन की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। केशव को भी अपने सास ससुर के आने के बाद बहुत हिम्मत मिल गई थी। सुमन अपने पापा के साथ सूरत में गोलगप्पे का ठेला शुरू करती है, जिसके ऊपर लिखा था दिल्ली वाले गोलगप्पे। गोलगप्पे के दीवाने तो बहुत लोग हैं और सूरत में तो पानीपुरी के सभी दीवाने हैं। ये देखकर सुमन और उसके पापा ने गोलगप्पे का स्टॉल लगा दिया। उनके बने गोलगप्पे बहुत पसंद किए जाने लगे। सुमन बिटिया, मुझे पता है अब तुम काम अकेले संभाल लोगी, अब हमें चलना चाहिए। सूरज भी अपनी बुआ के घर बहुत दिन से रुका हुआ है, वो उन पर बोल रहा था कि हमारे बिना उदास हो रहा है। हाँ पापा, सूरज बहुत दिन अकेला रुक गया, और आपको दिल्ली का भी तो काम संभालना है, वो भी बहुत दिनों से बंद पड़ा है। अब तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप मेरी चिंता मत करो। सुमन के माता पिता वापस दिल्ली लौट जाते हैं।
उन्हें आए हुए भी बहुत समय हो गया था। अब सुमन अकेले रोजाना गोलगप्पे का ठेला लगाने लगी। वो रोजाना सुबह उठकर गोलगप्पे और बाकी का सामान तैयार करती और बाजार निकलती। कुछ भी कहो सुमन दीदी, आपके गोलगप्पे का जवाब नहीं है। हम सारी सहेलियां रोजाना शाम को स्पेशली मार्केट आपके गोलगप्पे खाने के लिए आती हैं। हाँ सुमन दीदी, ये तो सच है, बहुत टेस्टी गोलगप्पे होते हैं आपके, साथ में खट्टा मीठा पानी, बहुत बढ़िया बनाती हो आप। बस आप सब ग्राहक तारीफ कर देते हो, मुझे काम करने में और प्रेरणा मिलती है। ये लो, इसी बात पर 2 गोलगप्पे फालतू खाओ। सुमन रोजाना ऐसे ही शाम के समय बाजार में ठेला लगाती थी। धीरे धीरे सुमन के गोलगप्पे पूरे सूरत में फेमस होने लगे। अब तो उसे शादियों और पार्टी के भी ऑर्डर मिलने लगे। इस काम में सुमन की सास भी उसकी मदद करती थी। कहीं भी शादियों और पार्टी के ऑर्डर मिलते तो सुमन अपनी सास के साथ जाती और वहां पर अपना स्टॉल लगाती। स्टॉल पर दिल्ली वाले गोलगप्पे लिखा देखकर लोगों की भीड़ सबसे पहले वहीं पर टूटती थी। बहुत अच्छे पैसे कमा लिए सुमन ने। फिर एक दिन सुमन केशव और अपनी सास से बोली, सुनो, अब तो तुम्हारी तबीयत में थोड़ा सुधार हो गया है। मैं सोच रही हूँ तुम गैरेज का काम छोड़ दो, हम गोलगप्पे की एक दुकान खोल लेते हैं। अब तो हमारे पास अच्छे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, हम कुछ कारीगर भी रख लेंगे। सुमन, तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। कहते हैं एक आदमी की सफलता में एक औरत का हाथ होता है, और तुमने तो मेरा बहुत साथ दिया है। तुम जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। जीते रहो मेरे बच्चों। सुमन की मेहनत से सब कुछ अच्छा होने लगा। केशव और सुमन बाजार में किराए पर एक दुकान ले लेते हैं, जहां पर वो अपने साथ साथ कुछ कारीगर भी रखते हैं जो इस काम में उनकी मदद करते थे। बहुत गर्मी है आज तो। बेटा, तुम्हारे पास पानी है क्या? नहीं बाबा। उफ, एक तो ये गर्मी और ऊपर से इतनी तेज धूप। थोड़ा पानी मिल जाता तो कुछ राहत तो मिलती। बाबा, आपके पास कोई बर्तन है क्या? क्यों बेटा, बर्तन का क्या करोगे? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नल है, मैं आपके लिए वहां से पानी ले आता हूँ। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। मेरे पास बस ये एक कटोरा है। जाओ, इसी में पहले तुम पानी पी लेना और फिर मेरे लिए भी लेते आना। इसके बाद करण साधु से वो कटोरा लेकर चल पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद उसे एक नल दिखाई देता है। करण पहले उस कटोरे से खुद पानी पीता है और फिर उसे धोकर उसमें पानी भरकर वापस चल पड़ता है। और फिर, लो बाबा, पानी पी लो। कितना ठंडा और मीठा पानी लेकर आए बेटा तुम। सच में राहत मिल गई। जीते रहो। चलो, अब मैं चलता हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। क्या हुआ बेटा? मेरे पास कोई घर नहीं है बाबा। पर ऐसा क्यों? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता की मौत हो चुकी है और जिस जमींदार से मेरे बाबा ने कर्ज लिया था उसने मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया। ओहो, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अच्छा, ये बताओ कुछ खाया कि नहीं? नहीं बाबा, कल से कुछ नहीं खाया। मैं कल से ही इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ। सोच रहा हूँ कि बाजार चला जाऊं, वहाँ कुछ काम करूंगा तो उसके बदले शायद कुछ खाने को मिल जाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे मेरी माँ के हाथ की बनी खिचड़ी बहुत पसंद है। पता है बाबा, वो उसमें पनीर भी डालती हैं, सिर्फ मेरे लिए। मेरा मतलब डालती थी। कोई बात नहीं, एक काम करो, ये कटोरा पकड़ो और अपनी आंखें बंद करो। करण ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर जब काफी देर तक उसे साधु की आवाज नहीं आई तो उसने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि साधु वहां नहीं थे और उसके हाथों में जो खाली कटोरा था उसमें खिचड़ी भरी थी, और वो भी पनीर खिचड़ी, ठीक वैसी ही जैसी करण की माँ उसके लिए बनाती थी। उस खिचड़ी को देखते ही करण के मुंह में पानी आ गया। अगले पल वो खिचड़ी पर टूट पड़ा। फिर शाम को जब करण को भूख लगी तो उसने कटोरा पकड़कर फिर से अपनी आंखें बंद की, और पहले की तरह इस बार भी कटोरा पनीर खिचड़ी से भर गया। करण कई दिनों तक उसी खिचड़ी को खाकर अपना पेट भरता रहा, लेकिन सिर्फ खिचड़ी खाकर उसका गुजारा कैसे चलता, इसीलिए वो कटोरे को साथ लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा। और तभी उसे कुछ लोग दिखाई दिए। भैया, यहाँ कोई बस्ती है क्या? है तो सही, पर यहाँ से थोड़ी दूर है। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस कुछ काम धंधा मिल जाता तो। फिर तो तुम भी हमारे जैसा ही हो। देखो, यहाँ एक फैक्ट्री है, हम वहीं काम करते हैं भैया। अभी लंच का टाइम हो गया है तो सारे लोग खाना खाने आए हैं। कुछ खाना वाना है तुम्हारे पास कि नहीं? लगता तो नहीं है। एक काम करो, तुम जो है मेरा खाना खा लो, ठीक है? मैं शाम को घर जाकर खा लूंगा, ठीक है?
क्यों, यहाँ कोई ढाबा वगैरह नहीं है क्या? अरे है तो सही, लेकिन उस ढाबे का मालिक कल्लू जो है बहुत ही खड़ूस और लालची है। सादे से दाल चावल के भी 150 रुपया लेता है। अरे इतना महंगा खाना हमारे बस की कहाँ बात है भैया। उस मजदूर की बात सुनकर करण को एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने उसी ढाबे के पास एक झोपड़ी बनाई और वहाँ बोरियां बिछा दी। अगले दिन वो लंच टाइम में वो फैक्ट्री के पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आ जाओ, पनीर खिचड़ी खा लो, सिर्फ 20 रुपए में पेट भर खा लो, आ जाओ। करण की आवाज सुनकर सारे मजदूर उसके पास चले आए। करण ने सबको बिठाया और फिर एक कोने में जाकर आंखें बंद करके अपने कटोरे से कहा, हे कटोरे, मुझे ढेर सारी जादुई पनीर खिचड़ी दे दो। अगले ही पल वो कटोरा पनीर खिचड़ी से भर गया। करण ने सभी मजदूरों को पेट भर पनीर खिचड़ी खिलाई जो सबको बहुत पसंद आई। अगले दिन से सारे मजदूर करण के छोटे से ढाबे में आने लगे। देखते ही देखते पनीर खिचड़ी बेचकर करण ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए और अपने ढाबे में बढ़िया प्लेटें, कुर्सियां और मेज भी लगा ली। ढाबा सुंदर लगने लगा तो और भी लोग आकर उसके ढाबे पर पनीर खिचड़ी का स्वाद लेने लगे। लेकिन फिर एक दिन, अबे कौन है ये छोकरा जो मेरे सारे ग्राहक ले गया? ऐसे तो ये बर्बाद कर देगा मुझे। पता करना पड़ेगा कि अकेले कैसे इतनी सारी खिचड़ी बना रहा है, वो भी पनीर डालकर, और तो और बस 20 रुपए में बेच रहा है। उस ढाबे के मालिक कल्लू ने करण पर नजर रखनी शुरू कर दी और फिर एक दिन उसने करण को कटोरे से जादुई पनीर खिचड़ी निकालते हुए देख ही लिया। अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोचूं ये छुटकू कैसे ये कमाल कर रहा है। ये जादुई पनीर खिचड़ी अब से मेरे ढाबे में बिकेगी, और वो भी पूरे 100 रुपए में। उसी रात जब करण अपने ढाबे पर सो रहा था तभी कल्लू चुपके से वहां आया और उसका कटोरा चुराकर अपने साथ ले गया। और फिर अगले दिन, आ जाओ, अरे भैया आ जाओ, अरे स्वादिष्ट पनीर खिचड़ी खा लो भैया। करण ने ये सुना तो उसने फौरन अपना कटोरा ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे कटोरा नहीं मिला। करण समझ गया था कि कल्लू ने ही उसका कटोरा चुराया था। करण ने कल्लू से अपना कटोरा मांगा तो कल्लू ने उसे चाटा मारकर भगा दिया। करण मजबूर था, इसीलिए अपने ढाबे पर उदास होकर बैठ गया। उधर कल्लू लगातार ग्राहकों को बुला रहा था। तब, अब आएगा मजा। ओए कटोरे, मुझे ढेर सारी पनीर खिचड़ी बना कर दे जल्दी। अगले पल वो पूरा फिर से भर गया, लेकिन इस बार जादुई पनीर खिचड़ी से नहीं बल्कि ढेर सारे सांपों से, जो कटोरे से निकल कर इधर उधर रेंगने लगे। उसने गुस्से से वो कटोरा वहीं फेंक दिया। कल्लू भी अपनी जान बचाकर वहां से भागा। उसके जाने के बाद करण ने फौरन अपना कटोरा उठाया और जैसे ही वो उठा तो सामने वही साधु बाबा खड़े थे। अपने कटोरे का ख्याल रखो बेटा। अब वैसे मुझे थोड़ी भूख लगी है, अच्छी सी पनीर खिचड़ी खिला दोगे क्या? करण मुस्कुराया और साधु बाबा के गले लग गया।